per second. Revolutions per second at the bottom of the circle. The cross sectional area of the wire is 0.065 centimeter square. Calculate the elongation of the wire when the mass at the lowest point of the path of its path. Okay. So क्वेश्चन नंबर 18 में हमको दिया हुआ है कि जो बॉडी है, जो हमारे पास मास दिया हुआ है उसका, दैट इज 14.5 किलोग्राम. अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक स्टील के वायर पर बांध देते हैं. दैट मीन्स ये सपोज आपका स्टील का वायर है और इस स्टील वायर के इस एंड पे हमने इसको टाई कर दिया है. यहां पर हमने अपने मास को टाई कर दिया है. अब इसको हम घुमा रहे हैं. तो इसको जब हम ऐसे घुमाते हैं, घुमाने के लिए उसने हमें बोला हुआ है वर्टिकल सर्कल में. देखो दो टाइप के सर्कल बनेंगे. एक तो आप इसको ऐसे घुमा दो तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा. इस तरीके से सर्कल एक बनेगा आपका. देखो ये ऐसा. जब आप इसको इस तरीके से घुमाओगे तो एक सर्कल आपका ऐसा बनेगा, विच इज द हॉरिजॉन्टल वन. जब आप बात कर रहे हो वर्टिकल की, तो आपको बॉडी को कैसे घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से ऐसे घुमाना है. दैट मीन्स इस केस में आप कैसे घुमा रहे हो, इस स्टोन को स्टील के वायर पे टाई करके कुछ इस तरीके से घुमा रहे हो. नाउ जब ये स्टोन हमारा या ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मास है, वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे पहुंच जाता है. दिस इज गोइंग टू बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस. तो ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है. तो देखते हैं कंडीशन क्या बनेगी. ये समझ में आ रही है बात, क्या बोलना चाहता हूं मैं. दो तरीके के सर्कल में तुम घुमा सकते थे. एक था हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे, और दूसरा था वर्टिकल सर्कल जो कि ऐसे है. अब वर्टिकल सर्कल में घूमते घूमते जब आपका ऑब्जेक्ट लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ जाता है यहां पर, तो उस टाइम का केस हमको डिस्कस करने के लिए बोला है. चलिए, सो ये जो स्टील का हमारे पास वायर है उसकी लेंथ हमको दे रखी हुई है 1 मीटर. मास हमें दिया हुआ है 14.5 किलोग्राम. is whirled in a vertical circle with angular velocity of 2 revolution per second. ये जो एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का काम करेगी. एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है. तो ये हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. ओके. नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस वायर का हमें दिया हुआ है, या ना बच्चे कितना दिया हुआ है ये, 1.87 into 10 raised to minus 3 meter square. Oh, yeah, now we are talking about question number 18, bache. Sorry. Okay. 0.065 centimeter square. 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. यार कोई मेरे को बताएगा क्या एरिया को अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में रखते हैं या किसी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना. 0.065 into 10 raised to minus 2 meter square. ओ हो. स्क्वायर होगा ना बच्चे, या एक बार के लिए सेंटीमीटर का आपने -2 रखा 10:-2, और दूसरी बार के लिए फिर से 10:-2. तो फाइनली कितना हो जाएगा बच्चे, ये 10:-4. आ रही है ना बात समझ में, यहाँ ना. Yes. ओके, गुड. ओके, सो ये हमारे पास एरिया है जिसको हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है. चलिए कोई बात नहीं. फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है, मास हमें दे दिया हुआ है. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of the path. तो ये जब आपने इसे वर्टिकल सर्कल में घुमाया, तो लेट से ये उसका लोएस्ट पॉइंट है, और इस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है कि वायर में कितना एलोंगेशन होगा. वायर में एलोंगेशन को बोलो फैरन किससे शो करेंगे, फैरन बच्चे. वायर में एलोंगेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यंग्स मॉड्यूलस से सर. हो नहीं ऐसा सर, थोड़ी होता है. नहीं उससे नहीं आएगा सर. कौन हेल्प करेगा इसमें, आदित्य? Sir, here we have to find delta. First we have to find centimeter. Exactly.
डेल्टा एल इज द एलोंगेशन, और ये कितना होगा अपने को कैलकुलेट करना है। मटेरियल हमें दिया हुआ है एंड द नेम ऑफ द मटेरियल इज स्टील। अब कोई मेरे को बुक में से देख के बताओ कि स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस कितना होता है। Y की वैल्यू कितनी है स्टील के लिए? ओके चलो कोई नहीं। 2 into 10 raised to 11 Pascal. एग्जैक्टली। चलिए, सो अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। यार मेरे को कैलकुलेट करना है एलोंगेशन। यंग मॉडुलस का मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, y इक्वल्स टू FL अपॉन A डेल्टा L। सही लिख रहा हूं क्या मैं ये? अब मेरे को कौन कौन से टर्म्स पता है? हर्ष बताओ मेरे को कौन कौन से टर्म्स पता है बच्चे? सर ए पता है, A पता है, बहुत बढ़िया। डेल्टा एल फाइंड करना है, डेल्टा L फाइंड आउट करना है। Y पता है क्या? एल दिया है, वाई वाई कहाँ दिया है सर? ये रहा ना 2 into 10 raised to 11 ओके ओके। के लिए। यस ओके। तो पहले मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों कि इसमें फोर्स कितना आ रहा है। वो फोर्स अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो उसके बाद बाकी सारी चीजें मेरे को मिल जाएंगी। F मिल जाएगा, L पता ही है, Y पता है, A पता है, तो डेल्टा L इजीली मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो वो फोर्स यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस पॉइंट पर इसका FBD बनाता हूं, इस लोएस्ट पॉइंट पे। क्यों शा? बच्चे इसमें नीचे की तरफ कौन सा मास लग रहा होगा? इस वर्टिकल सर्कल में घूमते टाइम कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? M in mass into gravitational force. बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ऊपर की तरफ कौन एक्ट कर रहा है? टेंशन एक्ट कर रहा है। ठीक है, सर नॉर्मल बोल सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा नॉर्मल। ये वायर की बात करी हो या स्ट्रिंग की बात करी हो बच्चे, तो उस टाइम पर टेंशन ही होता है। दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो यहां पर मेरे पास वायर में एक्ट कर रहा है टेंशन, और फाइनली ये जो मूव कर रहा है वो किस तरफ को मूव कर रहा है? ऐसे सर्कल के अंदर। एंड कोई मुझे बताएगा कि इस सर्कल में मूव करते टाइम एक एक्सेलरेशन आता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। श्योर? ओके, टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और सेंटर की तरफ होती है, यानी कि टी और mg में से बड़ा फोर्स कौन सा है? टी होगा कि mg होगा? सोच के बोलना। नेट फोर्स एक्ट कर रहा है सेंटर की तरफ, तो कौन सा फोर्स? टी बड़ा होगा कि mg बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? सर mg। नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है बच्चे वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना, तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा होगा जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है? दैट इज द टेंशन। और ये देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो इसमें अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं तो दैट विल बी इक्वल टू टी माइनस mg। बोलो कितने लोगों को ये समझ में आया? टी माइनस mg मैंने नेट फोर्स के इक्वल लिखा हुआ है। टी है ऊपर की तरफ, mg है नीचे की तरफ, और मेरा नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसीलिए टेंशन में से मैंने mg को क्या कर दिया है? माइनस कर दिया है। दिया बच्चे डाउट? No, sir. ओके ग्रेट। याना Yes, sir. कंफ्यूज लग रही है ये तो। नहीं सर, मैं नींद में हूँ। ओ बाप रे, इतनी सच्ची है तू, मतलब एकदम सच्ची बता दिया यार तूने। अरे यार कोई नहीं। सो F इक्वल्स टू हमारे पास आ गया T माइनस mg। नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो क्योशा बच्चे हमें बताएंगे कि उस पर कौन सा एक फोर्स 100% एक्ट करता है सर्कुलर मोशन में? Centripetal. बहुत बढ़िया। और बच्चे इक्वेशन क्या होती है उसकी? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. r। दैट इक्वल्स टू मेरे पास हो गया T माइनस mg। चलिए मुझे T कैलकुलेट करना है, T को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं। सो T इक्वल्स टू हो गया mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg। नाउ
चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है v इक्वल्स टू r टाइम्स ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां v की जगह पर हम रिप्लेस कर देते हैं r ओमेगा। सो m, v की जगह पर जब आप रखोगे r ओमेगा तो यहां v का स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली यहां हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और प्लस क्या है मेरे पास यहाँ पे mg है। एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यार, डाउट आए तो तुरंत अनम्यूट करके पूछना। ये समझ में आया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, या तुमको लग रहा है धोखा कर दिया तुम्हारे साथ? तो एक बार रिपीट करो ना प्लीज। हाँ जी बच्चे, देखो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने पढ़ा हुआ था v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट रेफरेंस दूं तो सेशन 4.5 के अंदर आपने लास्ट जो डेफिनेशन चालू होती है ना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बाद, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उन सारी डेफिनेशंस में आता है एक वेलोसिटी और ओमेगा के बीच का रिलेशन, और दैट वाज v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो प्लीज उसको एक बार चेक करना, उसी के रेफरेंस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा जब मैं यहाँ रिप्लेस करूंगा तो v का स्क्वायर है, तो सर r सर स्क्वायर। सर यहाँ हाँ पे जी आर बच्चे, एल है 1 मीटर। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, l है 1 मीटर, और क्योंकि आपने क्या किया है उसी को बाद में ऐसे घुमाया है, तो रेडियस भी सर्कल की कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। एग्जैक्टली एकदम सही है। ठीक है, तो यहां बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कि आर नहीं दिया हुआ है, आर और लेंथ ऑफ द वायर दोनों सेम है, दोनों 1 मीटर के इक्वल हैं, क्योंकि इसी वायर का तुमने क्या बनाया है, ऐसे बांध करके और फिर इसके ऊपर जो मास है उसको घुमाना चालू किया है, तो ये भी कितना रहेगा, 1 मीटर ही रहेगा। एक मेन कंफ्यूजन वाला पार्ट है ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू, आपने इक्वेशन पढ़ रखी हुई है 2 पाई टाइम्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू, तो बस यही रिप्लेस करना है आपको। 2 पाई, न्यू की वैल्यू कितनी है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यहां में दिया गया था 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा तो इट विल बी 2 पाई इंटू 2, दैट इज 4 पाई। ओमेगा की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, आर भी हमें पता है, एम भी पता है, जी भी पता है, सारी चीजें पता है। सो दिस इज गोइंग टू बी एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी। एम की वैल्यू है 14.5, एम कॉमन था बाहर निकाल लिया मैंने, आर की वैल्यू है 1, ओमेगा की वैल्यू निकाला है मैंने 4 पाई, लेकिन यहाँ ओमेगा का स्क्वायर है तो इस 4 पाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस एम तो बाहर चला गया, कॉमन ले लिया था हमने, जी बचेगा, जी की वैल्यू ले रहे हैं हम 9.8। यार फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके इसका आंसर दे दो, टेंशन कितना आ रहा है। सर Yes? 2429.53 न्यूटन। 2429.53 29.53। न्यूटन। सो आई होप सबका कुछ अराउंड इसी के आसपास आ रहा होगा। थोड़े बहुत वेरिएशन रहेंगे यार, चिंता नहीं करना, हल्का फुल्का इधर उधर होएगा, टेंशन नहीं लेना उससे, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आने वाली है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये आपके पास आ चुका है 2429.53 न्यूटन, यानी अब आपको फोर्स भी मिल चुका है, लेंथ तो पता ही थी, एरिया पता था, डेल्टा एल फाइंड आउट करना था, वाई अपने को पता है। तो डेल्टा एल को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो परिश्री मुझे बताएगी डेल्टा एल की क्या इक्वेशन होगी बेटे। Yes, sir. बच्चे डेल्टा एल की क्या इक्वेशन हो जाएगी यहां से, The delta L will be YA upon FL. सही लिखा है क्या मैंने? यस सर। Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं बच्चे, होता है। तो फोर्स अपने पास कितना है चेक करो, अभी याना ने मुझे बताया था 2429.53। ओहो, इतनी लंबी सारी वैल्यू बताई थी याना ने मेरे को, 2429.53 इनटू लेंथ बच्चे अपने को कितनी दे रखी हुई है वायर की, देखो यहाँ पे 1 मीटर दे रखी हुई है, तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस किया 1 डिवाइडेड बाय एरिया भी दे रखा हुआ था, दैट वाज दिस मच, 0.065 इंटू 10⁻⁴ माइनस वाला, इंटू y की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। यार सॉल्व कर दो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, फटाफट सॉल्व करो इसको।
Okay, so the answer is 1.86 into 10 raised to minus 3 मीटर. मीटर लिखेंगे, श्योर हो बच्चे? हाँ. ओके, वेरी गुड. कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ चेंज इन लेंथ है तो यहाँ हमने मीटर रखा हुआ है. अगर यही हमें स्ट्रेन पूछ लिया होता, दैट इज डेल्टा एल बाय एल पूछा होता, तो हमें यूनिट नहीं लगाना होता. तो इन चीजों में खास ध्यान रखना. इस पूरे चैप्टर के अंदर यूनिट के अंदर गफलत बहुत होती है, तो ये झोले झपाटे नहीं करना तुम लोग. ओके भाई, क्लियर है क्वेश्चन सभी को? क्योशा, परिश्री, याना, अदित, फारिन, भाई किसी को दिक्कत इसमें? दिया? हाँ यार, ऐसा रिस्पॉन्ड किया करो. तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो, ऐसा लगता है एकदम डल ऑडियंस हो जाते हो तुम लोग. सर यस सर, ये यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कहाँ पे दी है नोट्स के अंदर? यंग्स मॉडुलस की बच्चे जो क्वेश्चन आपने किया है, बेटे मुझे एक बार बताओगे आप, ये जो स्ट्रेस होती है जिसको हम यंग मॉडुलस बोलते हैं, उसमें अपने पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना? इसमें बच्चे स्ट्रेस क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी? जो फोर्स अप्लाई होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, शायद. कोई इसको मेरे को प्योर डेफिनेशन बता पाएगा क्या स्ट्रेस की एग्जैक्ट? क्लासेस में आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है, बट होता है कई बार दिमाग से उतर जाता है. नो वरीज, चलो मैं रिकॉल कराता हूँ. Restoring force acting per unit एग्जैक्टली. ओ हो, गजब गजब. रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग, है ना, पर यूनिट एरिया, वो हमारे पास था स्ट्रेस. ठीक है बच्चे. अब अगर आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर जाकर के रीस्टोरिंग फोर्स नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे, 5.3 नाम का सेशन है उसके अंदर, तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स में आप पढ़ोगे कि जो वायर होता है या थ्रेड जो होती है, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स टेंशन के फॉर्म में लग रहा होता है. ओ हो सर, क्या बकवास कर रहे हो. कोई नहीं, ओपन करना बच्चे आप नोट्स में 5.3, वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स आपको मिलेगा. पुली वाला एग्जांपल है, उसके 2-3 डेफिनेशन ऊपर ही दिया हुआ है. तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग जैसे मटेरियल के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो टेंशन के फॉर्म में एक्ट करता है. तो यार, क्योंकि टेंशन के फॉर्म में यहाँ पर मेरा रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मुझे फोर्स नहीं लेना होगा, है ना बच्चे? मुझे क्या लेना पड़ेगा? टेंशन लेना पड़ेगा. और इसीलिए मैंने यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट किया है. अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो मैं जरूर पूछता दिया, बट थैंक यू सो मच, आपने पूछ लिया. थैंक भाई यू पता, सर. ओके, पता चला सबको ये टेंशन ही क्यों कैलकुलेट किया मैंने? ओके चलिए. सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. रीड कर दो भाई, कोई भी वॉलंटियर कर दो. दिया ही रीड कर देगी इस बार तो, लेकिन हाँ उसने तो बताया नोट्स नहीं. सॉरी याना. Yes, sir. मैं read बच्चे करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 19. Two wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel and the other made of brass, are loaded as shown in figure 14. The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongations of the steel and the brass wires. यार, डू यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट? No, why? एक्चुअली आप क्वेश्चन ऐसे रीड कर रहे हो जैसे कोई न्यूज रीड कर रहा था. आई मैं वो रियली आजकल लाइक इट. बहुत न्यूज़ देखती हूँ ना, इसलिए शायद ऐसा हो ओहो सकता है. गजब. नहीं, पूरा इम्पैक्ट उसका दिख रहा था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड. प्लीज डोंट माइंड. ओके, सो दिस इज 6 किलोग्राम मास एंड दिस इज योर 4 किलोग्राम मास. और यहाँ पर बच्चे मेरे पास दो मटेरियल है. एक जो है वो स्टील का है और इसकी लेंथ है 1.5 मीटर की, और दूसरा जो मेरे पास है दैट इज ऑफ 1 मीटर, और ये जो है ये ब्रास का है. नाउ द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर इज गिवन एंड ब्रास वायर की भी अनलोडेड लेंथ अपने को दे रखी हुई है.
तो हमें कैलकुलेट करना है एलोंगेशन इन द स्टील एंड ब्रास वायर। स्टील और ब्रास के वायर में एलोंगेशन कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील के वायर की, ये इतने पार्ट की, ये जो स्टील वाला वायर वाला पार्ट है इसकी। तो देखो इसको मैं अलग से बना ले रहा हूं एक जगह पे, ये जो पूरा डायग्राम है मैं इसको एक जगह पे अलग से बनाता हूं, थोड़ा क्लियरिटी आएगी इसमें। यहां पर आपने एक 4 kg का मास रखा हुआ है, इस पे 4 kg का मास रखा हुआ है आपने। लेंथ जो है इसकी, दैट लेंथ इज 1.5 मीटर। तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसी वायर से कनेक्टेड है ये दूसरा वायर, और वो दूसरे वायर पे कितना मास आपने लटका रखा हुआ है, 6 किलोग्राम का। इट मींस इस पर नेट इफेक्ट कितना लग रहा होगा, कितने किलोग्राम का लग रहा होगा, 6 किलोग्राम यहाँ का, 4 किलोग्राम यहाँ का, यानी टोटल कितने किलोग्राम का, 10 किलोग्राम का। एकदम सही अदित। यानी कि यहाँ पर जो नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा दैट विल बी ऑफ 10 जो जी है, क्योंकि एक ही फोर्स यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस बार सर्कुलर मोशन नहीं है, किसी भी टाइप का वर्लिंग आपने नहीं किया हुआ है, तो एक ही फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, दैट विल बी 4 यहाँ का प्लस 6 इसके बाद वाला, 6 + 4 इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये टेंशन के इक्वल होगा। भाई समझ में आई ये बात सबको? वायर आपका ये था, ये वायर था, इसके साथ दूसरा ऐसा वायर आपने कनेक्ट कर दिया है, और इन दोनों के कनेक्शन के बीच में यहां पर आपने एक 4 kg का मास लगाया हुआ है, और यहां पर आपने दूसरा एक मास लगाया हुआ है विच इज ऑफ 6 किलोग्राम। अब मैं जब इनको हैंग करूंगा तो इसके ऊपर जो मेरे को नेट इफेक्ट मिलेगा वो 4 इसका और 6 जो इसका था, यानी टोटल 10 किलोग्राम का नेट इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। सो मैंने टेंशन कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 4 + 6 इंटू जी। अब यार इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 10 इंटू जी हो जाएगा, 10 इंटू 9.8 विच इज नथिंग बट 98 न्यूटन। ये इतना टेंशन है इसमें। प्रॉब्लम किसी को? डन। तो स्टील के वायर के लिए यंग मॉडुलस का अगर मैं फॉर्मूला आपको लिखूं तो y इक्वल्स टू अगेन हो जाएगा FL/A डेल्टा L। बट द प्रॉब्लम इज कि F तो पता चल चुका है विच इज टेंशन, और जिसकी वैल्यू 98 न्यूटन है, ये तो हमें अच्छे से पता चल गया है। L भी हमें पता है इसकी 1.5 मीटर की लेंथ है, इस स्टील वायर की लेंथ 1.5 मीटर की है। एरिया क्या निकाल पाएंगे हम? सर पाया स्क्वायर। वेरी गुड अदित, बहुत बढ़िया, दैट वाज रियली प्रॉम्प्ट आंसर। सो यहां पर जब आप वायर को देखोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन आपको एक सर्कल के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, और सर्कल का जो बच्चे एरिया होता है दैट इज πr²। बट अगेन हमारा लक इतना खराब है कि हमको रेडियस के बजाय डायमीटर दे रखा हुआ है। तो यार मेरे को याद नहीं है रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। परीश की हेल्प करिए मेरे को। Sorry, sir. Can you repeat? बच्चे मेरे को डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है मैं भूल गया हूँ। कैन यू रिकॉल इट? बता दोगे मुझे? सर पाई d/2। R इक्वल्स टू हमारे पास होता है d/2। ठीक है, चलिए रिप्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज यहाँ पे। y इक्वल्स टू FL/A। एरिया क्या होता है इसका? πr² है ना, लेकिन r की जगह पे मैं कितना लिख रहा हूँ? d/2। यार सिर्फ मैंने r की जगह पे d/2 रखा है, r का स्क्वायर तो करना बाकी है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी πd²/4। बोलो ये समझ में आया? πd²/4 कहां से आ गया? कंफ्यूज नहीं होना, r की जगह पे मैंने d/2 रखा है, लेकिन r का स्क्वायर है तो d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, d का स्क्वायर हो गया d², 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो एरिया की जगह पे मैंने लिखा πd²/4 इंटू डेल्टा L। मटेरियल मेरे को यहाँ पे स्टील दे रखा हुआ है, और अभी तक आपने 3 से 4 बार स्टील के मटेरियल का यंग मॉडुलस देख लिया हुआ है। किसी को याद हुआ क्या वो? 2 × 10⁻11 पास्कल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो डेल्टा L इक्वल्स टू मेरे पास इक्वेशन हो गई FL इंटू 4
डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर इंटू वाई। अब यार सारी वैल्यूज तुम रख दो। एफ की वैल्यू है 98 न्यूटन, एल की वैल्यू है 1.5, 4 हमारा ऊपर था, डिवाइडेड बाय पाई है 3.14, डी स्क्वायर डायमीटर हमको 0.25 दे रखा था, उसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 0.25 का स्क्वायर सर इंटू डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। सेंटीमीटर में था बच्चे। ओ Yes, sir. We need to. सर तो और भी खराब नसीब हुआ। सही बात बोल रहे हो बच्चे, मतलब पूरी तरह से वाट ही लगा दी है। कोई नहीं, यहाँ मैं सीधे 10⁻⁻⁴ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना परीश्री? और y की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11। स्टील के लिए हमारे पास यंग्स मॉडुलस होता है। यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करना ये आपके ही बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। फटाफट बता दो क्या आएगा। बच्चे बोल रहे होंगे यस 4 यस। + 6 kg नहीं होना चाहिए, ऊपर तो kg था। बिल्कुल बच्चे, यहां मैं टेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो दोनों मासेस का सम इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज जी, mg। ओके, वो न्यूटन बाबा ने एक फॉर्मूला दिया हुआ था, फोर्स इक्वल्स टू मा, और दूसरा बताया हुआ था फोर्स इक्वल टू माजी, mg। ओके, तो वो mg यहाँ अप्लाई किया है। सर यस यस यस, आ गया आंसर। अरे वाह क्या बात है, याना तो एकदम एक्सप्रेस ट्रेन हो गई है। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर याना की तरफ से सबसे पहले आ रहा है। प्लीज बच्चे बता तो दो। अब मैं नहीं बोलूंगी, आपने ऐसा नहीं क्यों नहीं नहीं बोला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं बच्चे। 1.49 into 10⁻⁻⁴ मीटर। 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, हाँ -4 मीटर। ओके ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर ये तो आपने लिखने में भी एक गलती की है। ओहो, ये 0.25 थोड़ी होगा, ये 0.125 होगा ना। अच्छा नहीं, आपने डी लिया है। ओके इट्स ओके। इतनी सारी गलतियां नहीं निकाल तू याना, ऐसा नहीं कर यार। मतलब इंसान गलतियों की पोटली होता है, मैं मानता हूँ इस बात को, पर तू मेरे को ही गलतियों की पोटली बना देगी, ऐसा नहीं कर तू। ओके चलो, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास आंसर। बोलो किसी को प्रॉब्लम ये पार्ट में? नहीं, बहुत बढ़िया। अब यार दूसरे वाले सीन को जरा ध्यान से देखना। जब अकेले में ब्रास की बात करूंगा ना, तो अब यहां से ब्रास आपका स्टार्ट हो रहा है ना, ब्रास यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये इतने रीजन में। तो क्या इसमें 4 kg जो है इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? Excluded. एक्सक्लूडेड है, बहुत बढ़िया। देखो वायर मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसके नीचे कितने मास लटका रखे हुए हैं, तो इसके डाउन में यानी इसके अंडर हमने कितना मास लटका रखा हुआ है, दैट इज ऑफ 6 kg। तो यहां पर जो मैं टेंशन निकालूंगा बच्चे, वो किसके लिए निकालूंगा? सिर्फ और सिर्फ 6 kg. 6 kg की वजह से। बिल्कुल, तो फॉर दिस केस T इक्वल्स टू अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा? mg दिया। ये अगेन हमारे पास मास कितना होगा बच्चे? 6 होगा, और g हम लेंगे 9.8। सो दिस इज गोइंग टू बी 54 and 32, so 58.8. 58.8। बहुत बढ़िया, इतना न्यूटन अपना फोर्स आ गया। ये येलो कलर विजिबल तो है ना यार तुम लोगों को कि ऐसा? Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट, तो फोर्स अपने को मिल गया यार। यंग्स मॉडुलस का फिर से इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। y इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा FL अपॉन डल रिस्पॉन्स, ए डेल्टा एल। A डेल्टा L। डेल्टा L इसका सब्जेक्ट बना लो, सो डेल्टा L इक्वल्स टू FL अपॉन AY। Y क्या है? यंग्स मॉडुलस, और मटेरियल क्या है? ब्रास। ब्रास के लिए यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.91 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्रास के लिए स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक है, सो रख दो यहाँ पे। फोर्स की वैल्यू है 58.8 इंटू लेंथ कितना है इसका? 1 मीटर का, डिवाइडेड बाय एरिया के लिए फिर से बच्चे यही फॉर्मूला लगाओगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो बाय का 4 आगे ऊपर आ जाएगा, पाई यहीं कहीं, दैट इज 3.14, एंड डी स्क्वायर
0.25 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय y, ये रहा अपना y, 0.91 इंटू 10⁻11। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। सो देखो, इतने बड़े इंडियन ओशन को मैंने इतने छोटे से पार्ट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और मैं इतनी हाइट पे एज्यूम कर ले रहा हूं जो इसकी एवरेज डेप्थ है उसे मैं एज्यूम कर रहा हूं h, and that h is given to us, that is nothing but 3000 मीटर। h equals to हमें दिया हुआ है 3000 मीटर। now calculate the fractional compression। फ्रैक्शनल कंप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है और सिंबॉलिकली उसको शो किया हुआ है डेल्टा v बाय v से। ये कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है, डेल्टा v बाय v कितना होगा ये पूछा हुआ है। ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन given that the bulk modulus of water is this much, bulk modulus that means b आपको दिया हुआ है and the value is 2.2 into 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार क्वेश्चन समझ में आया क्या? b दिया हुआ है, डेल्टा v बाय v कैलकुलेट करना है और h दिया हुआ है। तो बल्क मॉडुलस का आपके पास एक फॉर्मूला होता था, हर्ष बता दो क्या था वो? सर माइनस एफ अपॉन ए इंटू, नहीं सर, माइनस एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। शुरुआत इसकी आपने कुछ इस तरीके से करी थी, b इक्वल्स टू माइनस ऑफ p डिवाइडेड बाय डेल्टा v बाय v, कुछ इस तरीके का आपके पास फॉर्मूला था, ठीक है। इसमें जो माइनस साइन होता है ना बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आदित्य कैन यू टेल मी, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? सर आई फॉरगॉट। ओके, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा होता है कि कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर ऑलरेडी हमसे ये पूछा हुआ है कि कंप्रेशन है तो उस टाइम पर मैं इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकता हूं, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मैं डेल्टा v बाय v को यहां भेज देता हूं, b को यहां ले आता हूं। सो डेल्टा v बाय v दैट इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय b। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये नेगेटिव साइन मैंने इग्नोर इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरे से कंप्रेशन ही पूछा है। फॉर्मूले में हमें कंप्रेशन शो करना था इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया था, और यहाँ न्यूमेरिकल में हमसे कंप्रेशन ही पूछा है इसलिए हम माइनस को इग्नोर कर रहे हैं। चलिए ये अपने को कैलकुलेट करना है। प्रेशर का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड के अंदर, P इक्वल टू रो जी एच, है ना। सो दिस इज रो जी एच डिवाइडेड बाय बी। सारी वैल्यूज आपको पता है, रिप्लेस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट कैलकुलेट करो। So 1.36 into 10 raised to minus 2. ओके, 1.3 1.36 ओके इंटू 10 is to minus 2. -2। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी बच्चे प्लीज। सर आपने यहाँ प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कंसिडर नहीं किया? इट शुड बी लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना बच्चे, वो सरफेस के ऊपर लग रहा था, है ना, ठीक है। और ये जो प्रेशर मैंने यहां पर कंसिडर किया है, ये नेट प्रेशर, जो फाइनल प्रेशर एक्चुअल जो लग रहा है सिर्फ इस हाइट की वजह से। तो वो ऊपर से लग रहा है तो वो होगा नहीं सर? बिल्कुल होगा, वो एग्जिस्ट करता है, आई एम नॉट इग्नोरिंग दैट।
बट यहां पर जो प्रेशर बॉडी के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है वो इतने अमाउंट ऑफ, इतनी हाइट में जो वाटर भरा हुआ है ना, उसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने सिर्फ इतने ही पार्ट को लिया हुआ है। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा भयंकर क्वेश्चन है। देखो, द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। बताओ पहले तो दिया क्या है, एक क्यूब दिया है ना, ऐसा नहीं बोलना दिया एक लड़की है। ओके, सो ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम का क्यूब दिया हुआ है, और जिसकी साइड बच्चे हमको कितनी दे रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ही है ना? ओके, सो ये हमारे पास वो क्यूब है एल्यूमिनियम का, जिसकी साइड हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो लेट्स से साइड की लेंथ को मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड इट इज 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। तो L इक्वल्स टू मुझे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाउ वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड विद अ वर्टिकल वॉल। तो लेट्स से ये हमारा जो फेस है, सबसे लोअर वाला जो फेस है, ये इस तरीके से हमने इसको कुछ फिक्स जैसा कर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाले को वर्टिकल वॉल के साथ हमने फिक्स कर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये फिक्स्ड है पूरा पार्ट, वर्टिकल वॉल। A mass of 100 kilogram is then attached to the opposite face of the cube. अब इसके अपोजिट फेस पे हम क्या कर देते हैं, 100 किलोग्राम का एक फोर्स हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। तो द शियर मॉड्यूलस ऑफ द एल्यूमिनियम इज 25 GPa। शियर मॉड्यूलस दिया हुआ है। शियर मॉड्यूलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चलो कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं, शियर मॉड्यूलस दैट इक्वल्स टू 25 GPa। यार ये गीगा पास्कल से अगर मेरे को पास्कल्स में जाना हो तो क्या करूंगा, Into 10 raised to 9. गुड। सो दिस इज गोइंग टू बी 25 into 10⁹ पास्कल। ये हमारे पास आ गया शेयर मॉडुलस। तो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। अब देखो, इसको तुमने ऐसे फिक्स कर रखा हुआ ये वाले पार्ट को, तो ये वाले पार्ट पे जब तुम मास हैंग करोगे तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, ऐसे टिल्ट होना चालू हो जाएगा। लोड लग रहा है ना इसके ऊपर, तो उस फोर्स की वजह से ये तो फिक्स रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये डिफ्लेक्शन कितना है ये मेरे को कैलकुलेट करके बताना है। भाई क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम होती नहीं है कभी भी, हमको जो भी प्रॉब्लम आती है वो उसके सॉल्यूशन में आती है। सर which deflection we have to find, which यस आदित्य, देखो ये वाले को बच्चे मैंने वॉल के साथ फिक्स कर रखा हुआ है, ये वाले पार्ट को, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया हुआ है, कुछ मास हैंग कर दिया हुआ है। जब मैं मास इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा इस तरफ फोर्स लगाएगा इधर को, और उसी फोर्स की वजह से इस तरफ ये कितना टिल्ट हुआ है, उसी डिफ्लेक्शन को मुझे कैलकुलेट करना है। okay डन। तो शियर मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यार, बता दो फैरिन, ये मदद आप हमारी कर दीजिए। yes sir, shear modulus का होता है सर FL/AX। सभी लोग एग्री करते हैं क्या फैरिन के साथ? FL/AX, ओके। सो शियर मॉड्यूलस दैट इक्वल्स टू FL/AX। इसमें x क्या होता है फैरिन? just a second sir। यस या ना, तब तक आप बता दो। Change in displacement. बहुत बढ़िया, दैट इज जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो, है ना? एग्जैक्टली, जैसे चेंज हो गया। बिल्कुल। सो यही x बच्चे मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैंने x इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख देना है FL/A इनटू, बोलो क्या आएगा? shear modulus। यस, शियर मॉड्यूलस। F कितना होगा? 100 किलोग्राम की बॉडी है जिसको आपने यहां पर लटकाया था, और उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके लिए F का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू लेंथ हमारी एज इट इज। एरिया, इस वर्टिकल फेस का एरिया कितना होगा? ये वाला जो वर्टिकल फेस है, बिल्कुल L स्क्वायर, एकदम करेक्ट है।
एल स्क्वायर इंटू शेयर मॉडुलस, ये अपने को दे ही रखा हुआ है। अब कैलकुलेट करके बता रहा हूं क्या क्या आंसर आ रहा है। Sir, we have to convert length. Length is in centimeter, so we need to. हाँ जी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो याना अभी तक इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर रही थी, अब मैंने भी एक फास्ट कैलकुलेशन कर दी है। हा हा हा। Okay, so x will be equal to 4 into 10 raised to minus 7 meter. So that is your answer. आपने कितना वर्ड? चीटिंग करके कैलकुलेशन किया सर। मैं ओहो। 9.8 जी से ही कैलकुलेशन कर रही थी। But this time I won. मैं जीत गया। कोई नहीं, चलिए। सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू मिल चुकी है। प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में? दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। No, sir. ओके, ये परीक्षा ने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया यार? फारिन ने भी बंद कर दिया। वाह। सो 21st क्वेश्चन हमने देख लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 22nd। 22nd क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है। सो लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम इज V1 100 लीटर। प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज हमें दिया हुआ है P increase that equals to 100 atmosphere। इसके बाद हमें दिया हुआ है फाइनल वॉल्यूम V2 that is equal to 100.5 liter and compare the bulk modulus of water with the air at constant temperature। constant temperature पे इसको अपने को कंपेयर करना है, कोई नहीं। सो बेसिकली अपने को वाटर का बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एंड फाइनल थिंग ये है। तो अभी याना का एक क्वेश्चन आया था, आई होप याना अभी भी उसमें मतलब उतना ज्यादा कंफर्टेबल रखा हुआ है। तो P इंक्रीज मैंने लिया हुआ है 100 एटमॉस्फेयर, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है। यार मेरे को हेल्प करो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखने में, क्योशा से हेल्प मांग रहा हूं मैं। Sir, B is equal to rho GH upon delta V by V. वो तो बच्चे एक स्पेशल केस में अपने पास रोजीएच आया था ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला P क्या होता upon है? delta. यस, P अपॉन डेल्टा V बाय V। वेरी गुड। नाराज हो क्या बच्चे क्योशा? ओके ओके नहीं कोई, sir. ओके ठीक है। सो B इक्वल्स टू हमारे पास हो गया माइनस P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। ये हमारे पास इक्वेशन है। V हमारा क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम है। डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। P क्या है? प्रेशर है। और B क्या है हमारे पास? बल्क मॉडुलस है। ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या ये सारी चीजें दी हुई है? हमें पता नहीं है यार, मुझे नहीं पता है लिटरली। तो मैं कैलकुलेट करता हूं पहले। देखो, डेल्टा V बाय V दैट इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाय V या V1। अब V1 की वैल्यू कितनी है? 100 लीटर माइनस V2 की वैल्यू कितनी है? 100.5 डिवाइडेड बाय V1 यानी 100 हो गया लीटर। और यहां से जो लीटर आ रहे थे, ध्यान देना, एक मिनट आप लोग लिखो नहीं, एक मिनट देख लो पहले। ऊपर बच्चे यहां पर लीटर आएगा और यहां पर भी क्या आएगा? लीटर आएगा। तो लीटर से लीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसे यूनिट को कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फाइनली द आंसर इज गोइंग टू बी 0.5 डिवाइडेड बाय 100, वो भी माइनस में। ये आपका डेल्टा V बाय V है। ठीक है,
चलिए, डेल्टा V बाय V मिल चुका है, मुझे इंक्रीज्ड प्रेशर दिया हुआ है 100 एटमॉस्फेयर का, रख देते हैं इक्वेशन में, आंसर तैयार हो जाएगा। सो बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू माइनस ऑफ P की वैल्यू दी हुई है 100। यार एटमॉस्फेयर इज नॉट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो क्या करेंगे इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए? कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड, और वो फैक्टर होता है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 10 में, 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V की वैल्यू कितनी है, -0.5 डिवाइडेड बाय 100। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, क्या आ रहा है आंसर बताइए। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere given that its density at the surface is this much। तो सरफेस पर मुझे डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, तो सरफेस वाले पार्ट पर जो भी सरफेस की कंडीशंस होंगी उनको मैं सफिक्स में 1 लिख के शो करूंगा, और जो भी मेरी H डेप्थ पर होगी, जो भी कंडीशंस H डेप्थ पर हो रही होंगी उनको मैं 2 से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे सरफेस पर 1 है तो वॉल्यूम उसका V1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, यहां पर जो वॉल्यूम होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, V2 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। आई होप समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है, चलिए ग्रेट। सो यहां पर डेंसिटी मुझे दी गई है 1 पे, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ρ1 से। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है विच इज 1.03 into 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। H डेप्थ पे क्या डेंसिटी होगी वो मेरे को कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने ρ2 लिख के क्वेश्चन मार्क कर दिया है। फिर आगे हमें दिया हुआ है प्रेशर एट सरफेस, सरफेस पर हमें प्रेशर दिया हुआ है, सरफेस पे ही दिया हुआ है ना, नहीं सरफेस पर नहीं दिया हुआ है, वो बोला नहीं है सर, ऐसा बोला नहीं है, सिर्फ प्रेशर ही दिया है। हाँ, उसने बताया हुआ है कि प्रेशर जो है डेप्थ पर, उस डेप्थ पर प्रेशर हमें 80 एटमॉस्फेयर का दिया हुआ है। तो डेप्थ वाली चीजों को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 2 से, तो मैंने यहाँ पे प्रेशर कितना ले लिया है, 80 एटमॉस्फेयर ले लिया है। चलो अभी इसकी बात पे आते हैं, चिंता नहीं करो तुम। सो डेप्थ वाला जो प्रेशर है वो हमें दे दिया हुआ है, एंड आगे और तो कुछ खास नहीं दिया हुआ है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि सरफेस पर वाटर का वॉल्यूम V1 है, और यहाँ H डेप्थ पर उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, V2 हो जाता है। बट मास जो है दोनों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर झोल कर रहे हो, मास कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, गड़बड़ कर रहा हूं ना मैं कुछ, मास कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? अरे यार, जितने अमाउंट में तुम वाटर को सरफेस के ऊपर रखे थे उतने ही अमाउंट के वाटर को कहां लेके जाना है, 80 एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर के रीजन में लेके जाना है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, ना तो आप मास को उतने पार्ट में क्रिएट कर पाओगे और ना ही मास को क्या कर पाओगे, डिस्ट्रॉय कर पाओगे। सो बेसिकली होएगा क्या, उस प्रेशर की वजह से उसका कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा प्रेशर की वजह से, यानी वॉल्यूम तो बदल जाएगा लेकिन मास बदलेगा नहीं। अरे यार, समझ में आई बात? यस सर। भाई सारे लोग नहीं दिख रहे हैं ऐसे कि जिनको समझ में आ गई हो। ओके ओके ग्रेट, चलिए। सो कंडीशन अपने पास ये बन चुकी है कि जब आप उतना ही वाटर को 80 एटमॉस्फेयर प्रेशर में नीचे की तरफ लेके जाओगे तो वो उस पर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने की वजह से उसका कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने V1 यहां पर और V2 यहां पर लिया हुआ, लेकिन मास तो दोनों जगहों पे क्या है, कांस्टेंट है। चलिए, अब अगर मैं डेल्टा V कैलकुलेट करना चाहता हूं, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो चेंज इन वॉल्यूम का मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, V1 माइनस V2, क्योंकि इनिशियली जो वॉल्यूम था और फाइनल जो वॉल्यूम था दोनों को मैंने माइनस कर दिया, चेंज मिल जाएगा मेरे को। मास मेरा कांस्टेंट है, तो डेंसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यार मैं वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना लूं तो हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, सही लिखा है क्या?
Yes, sir. Thank you, Harsh. So this is going to be m by rho 1 minus m by rho 2. प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, m है कॉमन, सो ये हो गया 1 बाय रो 1 माइनस 1 बाय रो 2 टाइम्स m. ये हमारा डेल्टा v का इक्वेशन आ गया. अब डेल्टा v तो हमें ये मिल गया, लेकिन याद करो बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले में सिर्फ डेल्टा v नहीं चाहिए होता है, इसके डिवीजन में भी कुछ होता है. p डिवाइडेड बाय डेल्टा v बाय क्या होता है? v. तो वो v कौन सा वॉल्यूम होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम होता है. तो यहां ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा बच्चे? v1 होगा. क्या होगा ओरिजिनल वॉल्यूम? v1 होगा. समझ पा रहे हो बात को? अरे यार, शुरुआत में जब तूने उसको एयर में रखा था तब वो जो उसका वॉल्यूम होगा वही तो तेरा ओरिजिनल वॉल्यूम होएगा. और ओरिजिनल वॉल्यूम शुरुआत में कितना था? v1. इसलिए मैंने इसको डिवाइड बाय किया v1. अब v1 से मैं यहां भी डिवाइड कर रहा हूं. v इक्वल्स टू m बाय रो होता है, लेकिन v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m बाय रो 1. सो ये आ गया m डिवाइडेड बाय रो 1. और डिवीजन के डिवीजन में जो टर्म दिख रहा है आपको वो कहां चला जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में. ये m और ये m युद्ध में शहीद हो गए. ठीक है, इस रो 1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा रो 1 बाय रो 1. ए रावण नहीं है. कौन रावण बोल रहा है? रो 1 है वो. रो 1 बाय रो 2. अब ये रो 1 बाय रो 1 क्या हो गया? 1 माइनस रो 1 बाय क्या आ गया? रो 2. ये हमारे पास डेल्टा v बाय v1 की इक्वेशन है. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. यार बोलो, दिक्कत इतने पार्ट में किसी को नहीं है? ग्रेट, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है. Now, as per the formula of bulk modulus, we know that bulk modulus के formula के according, we know that B equals to P divided by delta V by V. ये magnitude wise मैं बात कर रहा हूँ. Bulk modulus का magnitude that equals to change in pressure divided by delta V upon V, original volume. लेकिन यहाँ original volume कितना है? V1 है. तो इस टर्म को मैं यहां ले जा रहा हूं, बल्क मॉडुलस को यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं. सो डेल्टा v बाय v1 दैट इक्वल्स टू p बाय क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन के अंदर आपने वाटर के लिए बल्क मॉडुलस देखा था. कोई मेरे को बताएगा क्या आया था बल्क मॉडुलस वाटर के लिए? बता दो भाई, क्या आया था बल्क मॉडुलस वाटर के लिए? टेन रेज टू 3. मॉडुलस जो है मेरे पास फॉर वाटर दैट इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁹ ये हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या यार ये पास्कल. भी याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू भी याद रखनी है. यस हर्ष. Sir, यस, it's 2.02 sir. 2.02. नहीं तो ये 10⁸ हो जाएगा. ये 2.02 है. ठीक है, मैंने 2.2 लिखा हुआ. ठीक है, जैसे भी आपको मतलब जो भी वैल्यू है 2.02 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कोई बात नहीं. तो बल्क मॉडुलस यहां रखना है. प्रेशर आपको दिया हुआ है, इंक्रीज इन प्रेशर दिया हुआ है, 80 एटमॉस्फेयर का है. ठीक है, तो रिप्लेस कर दो वैल्यूज. डेल्टा v बाय v1 की जगह पे मैं ये इक्वेशन रख रहा हूँ 1 माइनस रो 1 बाय रो 2. 1 माइनस रो 1 बाय रो 2. इतने की जगह पे, इस इतने पार्ट की जगह पे 1 माइनस रो 1 बाय रो 2 मैंने रिप्लेस किया. दैट इक्वल्स टू p की वैल्यू है 80 एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर. सो कन्वर्ट करेंगे. ओहो 1.01 इंटू 10⁵ divided by bulk modulus 2.02 into 10⁹ ये आ गया. अब कैलकुलेट करके बताओ. रो 2 तुमको निकालना है. रो 2 अपने को निकालना है, तो मैंने यहां से इसको यहां शिफ्ट कर रहा हूं. देखो, सो दिस इज गोइंग टू बी रो 1 बाय रो 2 दैट इक्वल्स टू, इस टर्म को मैं यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं और इसे इधर लेके आ जा रहा हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस
80 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁹ यहाँ से रो2 आपको कैलकुलेट करना रहेगा। रो1 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 1.03 इंटू 10⁵। रो1 दे रखा हुआ है, रो2 फाइंड आउट करना और बाकी सारी वैल्यूज आपको नोन है। So now I'm waiting for your answer. And the next question is, compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmosphere. तो एक ग्लास की स्लैब है जिसका बल्क मॉडुलस है, ग्लास की स्लैब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 24 की। ग्लास का स्लैब हमको दिया हुआ है जिसका बल्क मॉडुलस होता है 37 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Okay, so compute the fractional change in volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmosphere. So hydraulic pressure हमारे पास दिया हुआ है P equals to 10 atm. Atmosphere is not the SI unit of pressure, that's why हम इसको convert करेंगे। जब convert करेंगे तो it will be 10 into 1.01 into 10⁵, so nothing but 1.01 into 10⁶ Newton per meter square, that will be the pressure. Now हमें find out करना है fractional change in volume. Change in volume को हम बोलते हैं डेल्टा V, और जब आपसे बोला जाए fractional change तो इसका मतलब है डेल्टा V by V। Fractional change का मतलब है डेल्टा V by V। Delta V is only change in volume and delta V by V is fractional change in volume. So ये अपने को कैलकुलेट करना है यार। बल्क मॉडुलस का अपना जो फॉर्मूला था वो अपने को बताता था प्रेशर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V by V। इसको सब्जेक्ट बना लेता हूं, सो डेल्टा V by V दैट इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय B। प्रेशर हमको दे रखा हुआ है 1.01 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस हमको दे रखा हुआ है 37 इंटू 10⁹। कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर है। सर यस सर ये वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। 2.73 into 10⁻⁻। कितने पॉइंट बचे? 7-3 तो मेरे को समझ में आया। 2.73 सर, 2.73 into 10⁻⁵। -5 यूनिट क्या होगा याना इसका? यूनिट लेस होगा ना, डेल्टा V by V। बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। Sir, हाँ बताइए। sir, what is the difference between hydraulic pressure and normal pressure? Why they have used the word hydraulic? बच्चे देखो, अगर किसी कार वार की वॉशिंग स्टोर पे आप जाओ ना, तो जहां सर्विस करते हैं वहां पर आप देखोगे तो पानी के प्रेशर से कार जैसी वस्तु को, इधर से पानी का प्रेशर अपन करते हैं, इधर लिक्विड का प्रेशर लगाते हैं और यहाँ कार को लिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रेशर है ना, वो फ्लूइड की वजह से अप्लाई किया गया है। एंड दिस फ्लूइड का प्रेशर यानी लिक्विड की वजह से जो प्रेशर हमारे पास जनरेट होता है, उसी को हम नाम देते हैं बच्चे हाइड्रोलिक प्रेशर। अब वो फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, गैसियस मटेरियल भी हो सकता है और लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है, दोनों में से किसी में से भी तुम प्रेशर ले सकते हो। नॉर्मल प्रेशर में आप फोर्स लगाते हो यूनिट एरिया के ऊपर, उसका कैलकुलेशन होता है प्रेशर, लेकिन इस केस में क्या है, लिक्विड की वजह से वो फोर्स जनरेट हो रहा है। Okay, डन, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 25th वन। 25th क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है, अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड के ऊपर। कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज नहीं पूछा है। अकेला कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाए यानी अकेला चेंज पूछा हुआ है, तो डेल्टा V कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब, कॉपर के लिए बल्क मॉडुलस, कॉपर क्यूब दे दिया, तो कॉपर का जो बल्क मॉडुलस है दैट इज 14 इंटू 10⁻10 या 1.4 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू।
और उसकी जो हमारे पास एज दी हुई है, क्यूब की जो एज दी हुई है उसकी लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर when subjected to hydraulic pressure of 7 into 10 raised to 6 pascal. अगेन हमको हाइड्रोलिक प्रेशर दिया हुआ है P इक्वल्स टू 7 into 10 raised to 6 पास्कल, यानी किसी गैसियस या लिक्विड की वजह से, गैसियस या लिक्विड मटेरियल की वजह से हमने यहाँ पर प्रेशर लगाया है, ठीक है। सो बल्क मॉडुलस की अगर हम बात करें तो बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू हमारे पास होता है P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा V, तो बोलो क्या इक्वेशन होगी बच्चे डेल्टा V की? PV by B. PV by B. यस, PV बाय V, B। अब ये V क्या है? V इज शोइंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम मुझे L cube. चौशा बताएगी। L cube. L क्यूब, एग्जैक्टली। परिश्री एग्री करते हो क्या इस बात से बच्चे? यस सर। ओके, 7 into 10 raised to 6 ये है हमारे पास प्रेशर की वैल्यू। वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब, लेकिन लेंथ हमको दी हुई है 10 सेंटीमीटर विच कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर। तो 0.1 का क्यूब लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस 1.4 into 10⁻11, ठीक है। सॉल्व करो फटाफट, जो आए दैट इज योर आंसर। यान ने सॉल्व कर लिया है, बता दो बच्चे। हाँ सर। 0.05 0.05 into 10 यूनिट raised to -6 meter cube. इंटू 10 raised to -6 मीटर क्यूब। मीटर बहुत क्यूब। बढ़िया। अब यार ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं तो किसी को दिक्कत कोई? ये बहुत ही छोटी है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा करने के लिए 10 raised to -6 मीटर क्यूब की जगह पे लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। यार झगड़ा तो नहीं कर लोगे तुम लोग मेरे साथ? कैसा क्यों लिख दिया? ओके, so 0.05 centimeter cube, that will be your answer. Yeah, 0.05 into 10 raised to -6 meter cube, that is also okay, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट दो ही क्वेश्चन रह गए, फिनिश कर डालते हैं। 26(1) में हमें क्या दिया हुआ है? हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन द लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%। तो उसको हमें कंप्रेस करना है, यानी उसका फ्रैक्शनल चेंज हमको दिया हुआ है 0.10% का। एंड मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो वैल्यू दी जाती है परसेंट में, वो सीधी नहीं होती है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आती है। एक न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये कराया भी था। तो डेल्टा V बाय V इंटू 100 इक्वल्स टू 0.10 है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा V बाय V कैलकुलेट करूंगा तो दैट विल बी 0.1 बाय 100। एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दिस? ओके, सो ये मुझे मिल गया। नाउ प्रेशर कितना चेंज करना चाहिए वो हमें बताना है। तो आपको मैंने बताया हुआ था बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। याना और मेरी इस बात के ऊपर लंबी बहस हुई है कि प्रेशर को यहाँ पर हमने सिर्फ रो GH ही क्यों लिया हुआ था। ओके, तो ये इंक्रीज वाला प्रेशर है, कितना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बच्चे हम चले जाएं तो इट विल बी इक्वल टू B इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V। प्रेशर को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूंगा तो इट विल बी इक्वल टू B इंटू डेल्टा V बाय V। नाउ वाटर हमें दिया हुआ है, वाटर के लिए बल्क मॉडुलस अभी आप लोगों ने बताया हुआ था 2.02 इंटू 10�9 होता है, जो तुमने कैलकुलेट किया हुआ था। एग्जैक्ट वैल्यू 2.2 इंटू 10�9 होती है, बट ठीक है। डेल्टा V बाय V हमारा कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट कर दो।
So 2 into 10 raised to 6. 2 into 10⁶ प्रेशर है तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. इतना प्रेशर का चेंज करना पड़ेगा तब अपना फाइनल वैल्यू मिलेगा. लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको इस एक्सरसाइज का. अ स्क्वायर लेड स्लैब of side 50 सेंटीमीटर and thickness 10 सेंटीमीटर. सो इसकी हमें जो स्क्वायर लेड की साइड हमें दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर की लेंथ वाली दी हुई है. तो L हमें दे दिया हुआ है पहले तो, एंड सेकंड जो हमें दिया हुआ है, चलिए डायग्राम पहले हम इसका बना देते हैं. ये इसकी थिकनेस है एंड दिस थिकनेस इज गिवन बाय 10 सेंटीमीटर, या इसको हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं. और लेंथ हमें दी हुई है उसकी 50 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.5 मीटर लिख सकते हैं. सो ये हमने SI यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात कर रहा हूं. नाउ इज सब्जेक्ट टू अ शियरिंग फोर्स ऑफ 9 into 10⁴ न्यूटन. सो फोर्स जो हमें दिया हुआ है शेयरिंग टाइप का, दैट इज 9 into 10⁴ न्यूटन. फोर्स हमने नोट कर लिया. द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर. नाउ किसी को पता है रिवेट करने का मीनिंग क्या होता है? अरे अनम्यूट करो यार, आंसर दो. रिवेटिंग का मीनिंग क्या होता है? चलो कोई नहीं. रिवेट करने का मतलब होता है किसी को स्क्रू के हेल्प से फिट कर देना कहीं पे. तो यहां पर हमने क्या किया हुआ है, इसको स्क्रू की हेल्प से फिट कर दिया हुआ है बेसिकली. तो जब आपने लोअर एंड को फिट कर दिया है, हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड. तो लेट्स से ये हमारा कंडीशन है, ऐसा कुछ सीन है हमारे पास. लोअर एंड को आपने ऐसे फिक्स कर दिया हुआ है रिवेट करके, तो ये आपका फिक्स्ड एंड है. अब इसके ऊपर आपने एक शियरिंग फोर्स लगाया, लेट्स से ये वाला फोर्स है 9 into 10⁴ न्यूटन का. तो पक्की बात है ये डिस्प्लेस होना चालू होगा, कुछ पार्ट इसका डिस्प्लेस होगा. तो वही डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो अपने को बताना है. तो सिंपल सी बात है, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आप कर चुके हो. शियर मॉडुलस SM इक्वल्स टू हमने देखा हुआ था F into L डिवाइडेड बाय A into X, जहां X को हम बोलते थे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. इस फोर्स की वजह से ये जो हमारी साइड है वो कितनी डिस्प्लेस हुई है, कितना ऐसे इधर टिल्ट हुई है, वो अपन X बोलते थे. तो X को मैं यहां से सब्जेक्ट बना लेता हूं. सो X इक्वल्स टू हो जाएगा FL अपॉन A इंटू शियर मॉडुलस. F कितना है क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, दैट इज 9 into 10⁴. लेंथ भी हमें दे रखी हुई है 0.5 मीटर, तो L की जगह पर हमने रख दिया 0.5 मीटर. एरिया क्या हो जाएगा? अब ये जो है वो आपका जो स्लैब है वो स्क्वायर है, जिसमें हमें लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर की और थिकनेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर की. तो अगर मुझे उसका एरिया निकालना है L तो स्क्वायर. वो एक पार्ट का एरिया होगा बच्चे. फोर्स कहां लगा है? फोर्स ये वाले पार्ट में लग रहा है. रुको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक ही मिनट है ना. देखो, फोर्स जो तुमने अप्लाई किया है ना, वो ऐसे अप्लाई किया है इस फेस पे, ये वाली फेस पे. समझ रहे हो बात को? तो जब तुम फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हो तो एरिया भी तुम्हें यहीं का लेना होगा, और यहां का एरिया कैलकुलेट करना है. तो दिस मच हाइट इनटू ये वाली लेंथ. तो ये थिकनेस है इसकी, ये क्या है इसकी थिकनेस है, और इधर क्या चलेगा इसका लेंथ चलेगा इस तरफ. तो लेंथ इनटू क्या करना पड़ेगा, थिकनेस करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है हर्ष, या ऐसे ही हाँ बोल रहा है तू? यस सर. पक्का? यस सर. डन. सो एरिया के लिए हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन रखी, दैट इज 0.5 into 0.1, और शियर मॉडुलस वो है
मटेरियल हमारा दिया हुआ है लेड का, तो लेड का जो शेयर मॉडुलस है दैट इज 5.6 इंटू 10⁹9। कैलकुलेट कर डालो, एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपको। Kyosha, can you repeat please? 1 point 1.6 into 10 raised to minus 4 meter. -4 मीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर, इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर है सभी को? डिस्प्लेसमेंट अपना जो आएगा दैट विल बी 1.6 into 10⁻⁴ मीटर।